संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष माननीय कंवलजीत जी, मंच पर विराजमान प्रगाढ़ विद्वान, प्रतिभागी, नेपाल के सभी प्रतिभागीगण, सबसे पहले तो इस आयोजन से जुड़ी प्रत्येक इकाई को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझे आमंत्रित किया, अवसर प्रदान किया यहाँ अपने विचार रखने के लिए। विशेष रूप से मैं मैडम मोनिका का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि एक इतने अच्छे आयोजन के लिए उन्होंने हम सबको आमंत्रित किया और एक ऐसा मंच प्रदान किया। मैडम मोनिका ने मुझे आदेशित किया है कि केवल 10 मिनट बोलना है और हिंदी में मेरा हाथ तंग है। आप सभी भाषा विज्ञानी हैं, भाषा के विद्वान हैं, उपन्यासकार हैं, फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। कोशिश करता हूं कि हिंदी भाषा में कुछ ऐसी बातें रख पाऊं, विशेष रूप से जो नई पीढ़ी है, नए एक शोधार्थी हैं जो अनुसंधान या शोध करना चाहते हैं, खासकर इस विषय पर, एक निर्धारित विषय पर, उनके लिए लाभकारी हो। क्षेत्रीय प्रभाव की बात भी की गई है और वैश्विक स्तर पर मैं थोड़ा, क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत का प्रतिनिधित्व एक प्रतिभागी के रूप में कर रहा हूं, तो जो अगर मैं अपने देश की बात करूं तो आज जो देश की जो व्यवस्थाएं हैं, हम बात करें चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात करें, व्यापार व्यवस्था की बात करें, कानून प्रणाली की बात करें, यू विल बी एग्री विद माई स्टेटमेंट। आप सब मेरी बात से सहमत होंगे कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड, पूर्ण रूप से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। इसके लिए कुछ ब्लेम करते हैं पॉलिटिशियंस को, कुछ ब्लेम करते हैं नागरिकों को, लेकिन वास्तव में इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है, उसको एक कहानी के माध्यम से, एक साक्ष्य पर आधारित, इतिहास पर आधारित कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात रखूंगा। इतिहास पर आधारित मगध काल की बात करें और मगध काल में भी मौर्य काल की बात करें, उस समय भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी, उच्चतम स्तर तक का था, विश्व में तहलका था, एक सामान्य भाषा में बात करें तो। और दर्शन के क्षेत्र में यूनान का नाम है, तो यूनान से दार्शनिकों का एक डेलीगेशन इंडिया में आया, भारत में आया, हमारे देश में आया, यह देखने के लिए कि भारत नाम के देश में ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हैं हम अपने यहाँ भी स्थापित करें। वो डेलीगेशन प्रजा से मिला, नागरिकों से मिला, और नागरिकों को धन्यवाद ज्ञापित किया कि कितने अच्छे नागरिक आप, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं आपने स्थापित की हैं। जिन जिन से संवाद हुआ था सभी ने मना कर दिया कि दूर दूर तक इसमें हमारा योगदान नहीं है। आजकल तो हम छोटी छोटी बातों का श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। तो पूछा गया कि इसके पीछे है कौन, तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे हमारे राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो कहा गया कि राजा से मिलवाने का इंतजाम कीजिए। किया गया, राजा से मिले, दे रिपीटेड द सेम वर्ड्स, वही शब्द दोहराए, आप कितने अच्छे शासक हैं, इतनी अच्छी व्यवस्थाओं का आपने इंतजाम किया है अपने देश में राज्य को चलाने के लिए, हर व्यवस्था बड़ी अच्छी है, इंक्लूडिंग व्यापार प्रणाली। राजा ने भी साफ मना कर दिया, दूर दूर तक इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। आश्चर्यचकित हुए तो बोले इसके पीछे कौन? तो जवाब दिया राजा ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसके पीछे हमारे कुलगुरु थे चाणक्य। तो कहा गया कि चाणक्य से मिलवाइए। एक परिकल्पना थी कि मगध काल का राजगुरु किसी महल में निवास करता होगा, बहुत एक वैभव संपन्न जीवन व्यतीत करता होगा। देखा कि वो एक कुटिया में थे। सेम शब्द दोहराए कि आप कितने अच्छे राजगुरु हैं कि भारत नाम के देश में इतनी अच्छी, मगध काल में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं आपने स्थापित की हैं। वहां चाणक्य ने भी मना कर दिया कि इसमें दूर दूर तक मेरा कोई योगदान नहीं। अब प्रश्न उठा कि इसके पीछे योगदान किसका? तो वहां चाणक्य ने परिभाषित किया कि इसके पीछे है धर्म, और धर्म नाम के शब्द को परिभाषित किया कि धर्म किसी पूजा पद्धति से संबंध नहीं है। धर्म का अर्थ है उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इस समाज की प्रत्येक इकाई का कोई ना कोई धर्म है। मैं शिक्षक हूं, मेरा शिक्षक का धर्म है, विद्यार्थियों का विद्यार्थी धर्म है, व्यापारी का व्यापारी। यदि समाज की प्रत्येक इकाई अपने धर्म का पालन करे तो हमारी जो पारंपरिक, जो एंशिएंट, प्राचीन शिक्षा तो इस प्रकार की रही है। यदि कोई भी देश, केवल भारत नहीं, इस विश्व का कोई भी देश प्रगति करना चाहता है, तो यदि समाज की प्रत्येक इकाई अपने धर्म का पालन करे तो वही उच्चतम शिखर पर रहेगा, केवल भारत नहीं, देश कोई भी हो। अब थोड़ी बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़े। तो एक अनुसंधान के माध्यम से मुझे, मेरे मित्र भी मेरे साथ आए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, आजकल की नई पीढ़ी, क्योंकि नई पीढ़ी कुछ शोधार्थी थे, उनकी बातें भी मैं सुनता था ड्यूरिंग डिनर, ड्यूरिंग जर्नी ऑल्सो, अलग अलग
एक लिंग्विस्टिक रिसर्चेज भी कर रहे हैं, हिंदी में भी शोध कर रहे हैं, और भाषा विज्ञान में शोध थोड़ा अलग है। सर ने फिजिक्स की बात की, वो एक भौतिकी के प्रोफेसर हैं, तो साइंटिफिक स्टडीज करते हैं। और आजकल की युवा पीढ़ी केवल विचारों पर आधारित या ऑब्जर्वेशंस पर आधारित बातों पर विश्वास नहीं करती है, जब तक कि लॉजिकली हम प्रूव न करें। तो अनुसंधान की बात करें तो नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि दे शुड डू जेन्युइन रिसर्चेस, और वो कैसे हो, उसके लिए अनुसंधान के बारे में कोई नई बात नहीं, हम सब जानते हैं। डिफरेंट ऑथर्स डिफाइंड रिसर्च इन डिफरेंट वेज। बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वानों ने परिभाषा भी अलग अलग दी है, लेकिन एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड परिभाषा है इन एज ए प्रोसेस, प्रक्रिया के रूप में। और प्रक्रिया एक यात्रा है। हमारी आरंभिक रेखा हमारी प्रॉब्लम है, अंतिम रेखा हमारा सॉल्यूशन है, और प्रॉब्लम से लेकर सॉल्यूशन तक हम दुनिया भर की गतिविधियां करते हैं। वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, हम उसके बाद हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं, फिर उसके बाद हम उद्देश्यों का भी निर्माण करते हैं, आंकड़ों का एकत्रीकरण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन तरीका अलग अलग हो सकता है। सर्वेक्षण अध्ययन के रूप में भी हो सकता है, साइंटिफिक स्टडीज, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज भी हो सकती है, प्रेडिक्शन स्टडीज भी हो सकती है, दुनिया भर की हो सकती है। लेकिन गलतियां हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यदि भारतीय ज्ञान जो कि जहां होना चाहिए था उसको एक अंधविश्वास कहकर दूर किया गया, उसके पीछे कारण क्या था? मान लीजिए कोई भी एक भाषा विज्ञानी एक शोध करना चाहता है, कोई भी शोधार्थी शोध करना चाहता है कि ब्रिटिश रूल का भारतीय ज्ञान पर प्रभाव। फॉर एग्जाम्पल, वे भारतीय ज्ञान को अंधविश्वास कहकर के दूर किया गया, क्योंकि उनको पता था कि यदि हम भारतीय ज्ञान को दूर नहीं करेंगे तो हम राज नहीं कर सकते। उनका उद्देश्य था कि भारत का प्रत्येक नागरिक आत्मा से तो ब्रिटिश रहे, वेस्टर्न कल्चर समझ जाए, लेकिन शरीर से केवल भारतीय दिखे, और वो सफल रहे, क्योंकि हमारे ज्ञान को उन्होंने अंधविश्वास की श्रेणी में रखा। तो हमारा शीर्षक है, मान लीजिए एक परिकल्पनापूर्ण शीर्षक, कि ब्रिटिश रूल का भारतीय ज्ञान पर प्रभाव। इस अध्ययन को हम विभिन्न रूपों में आयोजित कर सकते हैं, लेकिन दो बातें मैं बताना चाहूंगा नए शोधार्थियों को जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इफ यू वांट टू पब्लिश योर आर्टिकल इन द टॉप इंडेक्स जर्नल्स, इंडेक्स स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, पबमेड, डायमेंशंस, लेंस, यदि विश्व प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकाशित करना चाहते हैं और जेन्युइन रिसर्च करना चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, किसका प्रभाव देख रहे हैं? ब्रिटिश रूल का। और रिसर्च की भाषा में स्वतंत्र चर, दैट इज कंसीडर्ड एज ए ट्रीटमेंट, किस पर प्रभाव देख रहे हैं? भारतीय ज्ञान पर। लेकिन हमारा उद्देश्य भारतीय ज्ञान पर ब्रिटिश रूल का प्रभाव ज्ञात करना है, लेकिन पूर्ण रूप से किसी भी शोध कार्य में संपन्न नहीं कर सकते हम। दुनिया भर के दूसरे तामझाम भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं, मे बी अवर हेरिडिटी, मे बी एनवायरमेंटल कंडीशंस, दुनिया भर के, और वो कहे जाते हैं अनुसंधान की भाषा में कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। हम अध्ययन तो आयोजित करते हैं, लेकिन कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को नियंत्रित नहीं करते, जिससे परिणाम ठीक से नहीं आते। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द कंफाउंडिंग वेरिएबल्स ऑल्सो। भाषा विज्ञान में भी ऐसा नहीं है, साइंटिफिक स्टडीज में तो एप्लीकेबल है ही है, लेकिन दूसरे अनुसंधानों में भी। लेकिन एक जो हमें भ्रमित करता है, शोधार्थी को, अनुसंधानकर्ता को, रिसर्चर को जो प्रभावित करता है, वो सबसे एक नया कंसेप्ट है लेटेंट वेरिएबल, जिसको हिंदी भाषा में हम कहेंगे धोखेबाज चर। वो अनुसंधानकर्ता के साथ धोखा करता है, और हम उसको पहचानने में नाकाबिल रहते हैं, इसलिए हमारे परिणाम उच्चतम शिखर तक के नहीं होते। अब पता होना चाहिए कि ये लेटेंट वेरिएबल क्या है। एज ए रिसर्चर we have to identify the latent variable if we want to find out the effect of any independent variable on dependent variable. For example, एक काल्पनिक उदाहरण लेकर चलते हैं। आप एक अनुसंधान करना चाहते हैं बाजार में, एक वैसा सिंपल सा एग्जाम्पल है, क्योंकि इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं ठीक से अपनी बात रख पाऊंगा आप सबके समक्ष, कि आइसक्रीम, बाजार में आइसक्रीम की खपत का स्विमिंग पूल में डूबने वाले लोगों की संख्या पर प्रभाव। एक व्यंग्यात्मक एग्जाम्पल है, लेकिन सटीक है समझने के लिए। किसका प्रभाव देख रहे हैं? आइसक्रीम की खपत का। किस पर देख रहे हैं? कि आइसक्रीम की खपत बढ़ी, क्या उस समय उसके प्रभाव से स्विमिंग पूल में लोग डूबकर मरे क्या? और इट इज ट्रुथ। आप देख लीजिए आंकड़े, जब जब आइसक्रीम की खपत मार्केट में अधिक हुई, तब तक स्विमिंग पूल में डूबकर मरने वाले लोगों की संख्या अधिक पाई गई। व्यंग्यात्मक कंक्लूजन्स है, लेकिन क्या ऐसा है? गवर्नमेंट तो बैन कर देगी, आइसक्रीम को बैन कीजिए, लेकिन लेटेंट वेरिएबल, एक धोखेबाज चर हमें धोखे में रख रहा है। कैसे? आइसक्रीम की खपत कब अधिक?
गर्मियों में, सर्दियों में कोई आइसक्रीम नहीं खाता। और स्विमिंग पूल में व्यक्ति उतरता कब है? सर्दियों में, गर्मियों में, सर्दियों में कोई उतरता नहीं। तो वो हमें सीजन, दैट इज इंपैक्ट ऑफ ए सीजन, वो प्रभाव पड़ा सीजन का, लेकिन हम समझ रहे हैं आइसक्रीम का। तो दैट आइसक्रीम, कंजप्शन ऑफ आइसक्रीम विल बी कंसिडर्ड एज ए लेटेंट वेरिएबल। तो नई पीढ़ी के अनुसंधानकर्ताओं को ध्यान रखना चाहिए कि वी शुड आइडेंटिफाई दीज टाइप्स ऑफ लेटेंट वेरिएबल्स। ये तो थी, और हम दुनिया भर के अनुसंधान करते हैं। आमतौर पर सर्वेक्षण अधिक, अगर हम भारत देश की बात करें, सर्वेक्षण, सर्वे स्टडीज सबसे अधिक की जाती है। लेकिन इन लिंग्विस्टिक्स ऑल्सो, भाषा विज्ञान में भी यू कैन कंडक्ट क्वांटिटेटिव रिसर्चेस। भाषा विज्ञान में भी मात्रात्मक अनुसंधान भी किए जा सकते हैं गुणात्मक अनुसंधान के साथ साथ। तो नई पीढ़ी को यह ट्रेंड डेवलप करना चाहिए। वी शुड कंडक्ट साइंटिफिक क्वांटिटेटिव रिसर्चेस ऑल्सो, एक नया ट्रेंड डालना चाहिए यदि अधिक इंपैक्ट चाहते, अधिक प्रभाव चाहते। मुझे तो संस्कृत तो नहीं आती, यहां भी बैठा हुआ तो संस्कृत के प्रगाढ़ विद्वान आपस में बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि आजकल भारतीय ज्ञान प्रणाली और हमारे देश में भारतीय ज्ञान प्रणाली का अभी काफी दोबारा से वो है जो एक लुप्त हुई थी, उसको उजागर कर रहे हैं। तो संस्कृत का वार्तालाप भी मैं देख रहा था प्रगाढ़ विद्वानों का। तो क्योंकि पूरे इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान प्रणाली की बात एक सीमित समय में करना तो संभव नहीं है, लेकिन उस भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक हिस्सा योग भी है। और होलिस्टिक डेवलपमेंट में, समग्र विकास से मेरा अर्थ है शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का एकीकृत विकास। और ये योग के माध्यम से फिर बचा क्या? अगर समग्र विकास किसी व्यक्ति का हो गया तो योग, एक बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वानों, मनु जी ने कहा है कि योग कैन कंट्रोल द इविल टेंडेंसीज ऑफ माइंड एंड सेंस ऑर्गन्स। हम शैतानियत को, मन की और सेंस ऑर्गन्स की शैतानियत को नियंत्रित कर सकते हैं। यस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप द वंडरिंग माइंड। ये एक मन को एकाग्र करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन भारतीय ज्ञान में जिन अभ्यासों का उल्लेख है उन सब के माध्यम से वी कैन कंट्रोल। लेकिन एक बात और, क्योंकि योग की बात हो रही है, एक पहले तो योग की महिमा में दुनिया भर के श्लोक है। एक संस्कृत श्लोक आप सबके समक्ष साझा करना चाहूंगा ईशा उपनिषद से, जो योग की महिमा के बारे में कहता है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि में शरीरम। Those who attain their body perfected through the fire of yoga does not have old age, illness or even death. जो लोग योग रूपी अग्नि से अपने शरीर को पकाते हैं, न उनको बुढ़ापा आता है, न उनकी मृत्यु होती है, ना ही उनको कोई बीमारी जकड़ती है। तो लोग शंकित होते हैं कि मृत्यु नहीं होती, ये कैसे हो सकता है? मृत्यु तो होनी है। कि योग के अभ्यास से आप कहते हो मृत्यु, यहां मृत्यु न होने का अर्थ है जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। मैडम, एक व्यंगात्मक बात है, मैडम मोनिका ने कभी हमें कौन से धाम पर ले जाने वाले, मुक्ति धाम है क्या है? तो बस वो मोक्ष प्राप्त करना ही योग का एक परम उद्देश्य है, ठीक। लेकिन एक बात और, हम लाभ क्यों नहीं ले पाते? ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जैसी बातों का लाभ, जो भरपूर एक लाभ लेना चाहिए, क्यों नहीं ले पाते? फॉर एग्जाम्पल, योग का लाभ पूरा समाज क्यों नहीं ले पाता है? उसके पीछे भी एक तर्क है, कारण है कि पीपल लिंक योग विद रिलीजन, कि योग को रिलीजन के साथ जोड़कर देखते हैं। दूर दूर तक किसी रिलीजन से योग का संबंध नहीं है। वी शुड कीप इन द एंटायरिटी ऑफ आवर माइंड। क्यों? तर्क, योग पूर्णतः एक विशेषता पर आधारित है, कोई दूसरी विशेषता नहीं है। योग में धर्म केवल एक विशेषता पर आधारित है, कोई दूसरी विशेषता नहीं है। बच्चा पिछली सीट पर लेटा भी हुआ है, उनको तो भाषण देने से मतलब है, कोई मतलब नहीं, ना किसी को डांटना, उसका अभिव्यक्त किया गया, नियंत्रण कितना है? 0। अगर अभिव्यक्त किया गया 100 है, डांट है। अगर वांटेड भी 100 है तो टीचर की डांट भी अच्छी लगती है, और नहीं तो अगर 0 है तो कैसे विचार उत्पन्न होंगे? कहीं भी बेइज्जती कर देता है, बाहर देख लूंगा। सेम एक्सप्रेशन में भी एक्सेप्टेबल फॉर समवन, मे नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर समवन। और एक अंतिम जो है स्पिरिचुअल पावर, अंतिम नहीं, सेकंड लास्ट, कि पावर टू पैक अप आवर फोर्सेस एंड रिएक्शंस, अपनी शक्ति और प्रतिक्रिया को रोकने की शक्ति उल्लेखित है। हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और रिफ्लेक्शन हम सीखते हैं भारतीय ज्ञान से। और अंतिम शक्ति, पावर ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की शक्ति, वो शक्ति भी मैडम में दिखाई दी शक्ति। छोटा सा एग्जांपल, आपने रैबिट और टोटोइज की कहानी सुनी होगी, कछुए खरगोश की कहानी सुनी होगी ना? कौन जीता? क्यों जीता?
दो कारण थे, रैबिट टेकन द थिन गारंटी, रेंगने वाला हराएगा, और दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस, अतिक आत्मविश्वास। और एक थीम बना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे और स्थिर चलने वाला जीतता है। ये बाबा आदम के जमाने की बात है, आजकल धीरे और स्थिर चलने वाला नहीं जीतता। हार गया था खरगोश, उसने चैलेंज किया, जेंटलमैन देयर विल बी वन मोर रेस। दूसरी दौड़ हुई, रास्ते में रैबिट सोया नहीं, जीत गया। पुराना थीम था, धीरे और स्थिर चलने वाला जीतता है, उसका स्थान लिया। फास्ट एंड कॉन्सिस्टेंट ऑलवेज बीट स्लो एंड स्टडी, तेज और स्थिर चलने वाला धीरे और स्थिर चलने वाले को हराएगा। नई पीढ़ी फास्ट एंड कॉन्सिस्टेंट है, स्लो एंड स्टडी वाली नहीं है। लेकिन हम तो पावर ऑफ कोऑपरेशन की बात करें। कितनी दौड़ हुई? 2। दूसरी में कौन जीता? रैबिट। बेइज्जती हुई कछुए की, बोला तीसरी भी होगी। तो अब और कॉन्फिडेंस खरगोश को आ गया, हाँ ठीक है चलो। उसने कहा रूट विल बी अकॉर्डिंग टू मी, रास्ता मैं बताऊंगा। बोला कोई भी रास्ता हो, क्या फर्क पड़ता है। कछुए ने चालाकी की, रास्ते में नदी पड़ती थी, वो नदी पार करके जल्दी आ गया, उसको पुल पार करके आना पड़ा। तो नया थीम स्थापित हुआ, फर्स्ट आइडेंटिफाई योर कोर कंपिटेंसीज देन चेंज द प्ले फील्ड दैट सूट्स योर कोर कंपिटेंसीज। पहले अपनी आंतरिक क्षमताओं को पहचानो, उनके अनुरूप ही रिएक्ट करो। लेकिन पावर ऑफ कोऑपरेशन, तीसरी दौड़ में कौन जीता? कछुआ। खरगोश ने कहा अभी चौथी भी होगी। बहुत डिस्कस्ड, दौड़ की चर्चा हुई कि आपके अंदर कोर कंपिटेंस आंतरिक क्षमता है, पानी में साइंस से जाते हो, मेरे अंदर आंतरिक क्षमता है, मैं सरफेस पर तेज दौड़ता हूं। हमें अपने स्वयं के प्रदर्शन से अच्छा करना चाहिए, एक दूसरे को क्यों हराएं। इसलिए पानी में आप मेरी पीठ पर बैठिए, सरफेस पर मैं आपकी पीठ। तीसरी दौड़ का जो रूट था, दोनों ने अपने स्वयं के प्रदर्शन से अच्छा किया। तो आज का नया पावर ऑफ कोऑपरेशन योग में उल्लेखित एक नया थीम जो है कि इट इज गुड टू बी इंडिविजुअली ब्रिलियंट एंड कोर कंपिटेंसीज। बहुत अधिक अच्छी बात है कि व्यक्तिगत रूप से आप बहुत बड़े प्रगाढ़ विद्वान विदुषी आप बब्बर शेर हैं, लेकिन सहयोग की शक्ति से इस पृथ्वी का प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के प्रदर्शन से अच्छा करेगा। तो इस थीम और ये थीम हमारे भारतीय ज्ञान में बिल्कुल स्पष्ट